गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इंडिया लोकेशन, भारत की स्थिति। इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, ग्लोब के संदर्भ में, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंदर लोकेटेड है। एशिया महाद्वीप विश्व के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और उसी एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में भारत की अवस्थिति है। जैसा कि पता है कि भारत जो है एक विशाल देश है और इस विशाल देश के अंदर भारत में हर प्रकार की जो फिजिकल कंडीशन, भौतिक जो दशाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि उत्तर में महान हिमालय है, दक्षिण के अंदर प्रायद्वीप का पठार है, पश्चिम में थार का डेजर्ट है, हिमालय के उत्तर में विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उत्तर पूर्व में पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार से यदि हम बात करें भारत की भौगोलिक दशा के बारे में, तो भारत के अंदर हर प्रकार की भौगोलिक दशा विद्यमान है। भारत के अंदर एक कॉन्टिनेंट के यानी एक महाद्वीप के सभी गुण मिलने के कारण इसको सब कॉन्टिनेंट की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार की जो भौगोलिक दशाएं और जो भी इसके अंदर एक कॉन्टिनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं, वो सारी इसमें पाई जाती है। भारत की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे दूसरे देशों की स्थिति के संदर्भ में, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। यदि हम भारत की लैटिट्यूडनल अक्षांश रेखाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर लोकेटेड है। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर में जाते हैं, भूमध्य रेखा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। इसके बाद में फिर 1 2 ऐसे करके 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत की स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, लैटिट्यूडनल लोकेशन जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में अवस्थित है। इट मीन्स द इंडिया इज लोकेटेड between 68 degree 7 minute east longitude to 97 degree 25 minute east longitude। तो इस प्रकार से भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय यदि हम स्थिति की बात करें तो इसमें लगभग 30 डिग्री का यानी कि 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। इसी प्रकार से ये भारत की जो मुख्य स्थिति यानी कि मेन लैंड की लोकेशन है। यदि हम थोड़ा आइलैंड की बात करें, भारत के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनकी बात करें तो इंडिया का सबसे जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर लोकेटेड है, जो कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उसके लास्ट में है। और भारत का जो मुख्य भूमि का जो सबसे जो साउदर्न पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। तो इस प्रकार इंडिया के उत्तर में इंदिरा कोल और दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट जो भारत की स्थिति के बारे में दिखाते हैं। अब यदि हम बात करें इसके अंदर दूसरी, आप देख सकते हैं मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप के अंदर भारत की जो स्थिति है वो जो पीले रंग से दिखाई गई है एशिया महाद्वीप में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके अंदर इंडिया की स्थिति को दिखाया गया है।
जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भारत की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में, ये एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। यदि हम साइज़ के हिसाब से बात करें, इंडिया का जो साइज़ है, विश्व में जो रसिया है वो सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। एरिया के हिसाब से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। इससे 6 जो बड़े देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, USA, कनाडा और रसिया। इसका मतलब है भारत का जो आकार है वो ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। भारत का जो साइज़ है वो दूसरे देशों के मुकाबले में, कई देशों के मुकाबले में बड़ा है। लेकिन यदि हम दूसरे देशों की बात करें, रसिया, कनाडा, तो उसके मुकाबले में इसकी जो स्थिति है, इसका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस हिसाब से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर अवस्थित है। कन्याकुमारी से लेकर यदि हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो इसकी जो कुल लेंथ है वो 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर ये लंबा है। इसी प्रकार से यदि हम ईस्ट वेस्ट यानी कि पूर्वी और पश्चिमी इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से भारत की जो स्थिति है वो इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हमने अभी देखा कि भारत की लंबाई, चौड़ाई और उसका अक्षांशीय विस्तार। मैंने जैसे पहले बताया था कि भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है इसके अंतर्गत लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो इस हिसाब से यदि हम अरुणाचल प्रदेश में है तो वहाँ पर जो सूर्य जो उदित होता है वो गुजरात के मुकाबले में 2 घंटा पहले होता है। यानी कि भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्य उगने का जो सनराइज़ का जो टाइम है उसमें लगभग 2 घंटे का जो डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ देखिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है और जो गुजरात है वो 68 डिग्री 7 मिनट पे। तो इसमें लगभग जो है 30 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री को क्रॉस करने में सन की जो लाइट है उसको लगभग 4 मिनट लगते हैं। तो उस हिसाब से 30 डिग्री को क्रॉस करने में 120 मिनट का टाइम लगेगा और ये लगभग 2 घंटे के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि यदि सूर्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर 5 बजे उदित होता है तो गुजरात के पश्चिम में ये लगभग 7 बजे यानी कि 2 घंटे का अंतर होगा। इसके साथ साथ में यदि भारत के हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान, पूर्व में इसके म्यांमार है और भूटान और इंडिया के बीच में यहाँ बांग्लादेश भी जो अवस्थित है। पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान है और एक इसकी जो सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में। तो इस प्रकार से ये भारत के मुख्य पड़ोसी देश हुए। यदि हम पड़ोसी देशों के साथ में इसके सीमा की लंबाई की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो इसकी स्थलीय सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है, जो कि लगभग 4000
96 किलोमीटर है। उसके बाद में चाइना के साथ में यानी कि चीन के साथ में भारत की जो सीमा लगती है जो 3917 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान का इसमें, और अफ़गानिस्तान की इसकी लगभग जो सीमा है वो 80 किलोमीटर है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है। पूरे वर्ल्ड के हिसाब से यदि हम बात करें तो भारत का जो एरिया है पूरे विश्व के संदर्भ में ये 2.4% है। भारत की जो वाटर जो फ्रंटियर है, यदि हम उसकी समुद्री स्थल सीमा समुद्री सीमाएं देखते हैं तो ये लगभग जो है 6100 किलोमीटर इसकी जो है मेन कोस्ट लाइन है। यानी कि ये गुजरात से लेकर यदि हम बांग्लादेश तक की इसकी बात करें, पश्चिमी बंगाल तक की बात करें तो लगभग इसकी जो समुद्री जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। यदि हम इसके अंदर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं तो ये लगभग 7517 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। तो ये इंडिया की जो लोकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पड़ोसी देशों के बारे में। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ में संबंध और किस दिशा में जो है इसका व्यापार है। जो रेड वाली जो लाइन है वो एयर रूट को शो करती है और डॉटेड वाली लाइन जो है वो सी रूट को शो करती है। इसका मतलब है कि भारत का दूसरे देशों के साथ में हवाई जहाज और पानी के द्वारा जो है उनका रिलेशन है। इसके साथ साथ में यदि हम इसके एडजेसेंट कंट्री यानी कि पड़ोसी देशों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, ये सारे भारत के पड़ोसी देश है। और भारत में कुल जो है 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, लेकिन अभी 31 अक्टूबर को भारत का जो है जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर वहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बना दी गई है। इस प्रकार भारत के अंदर कुल जो यूनियन टेरिटरी है वो 9 हो गए हैं और भारत के अंदर जो कुल राज्यों की संख्या है वो 28 हो चुकी है। तो भारत के अंदर यदि हम बात करें कि बहुत सारी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी की यदि हम बात करें तो हमें ये पता है कि भारत के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाएं, यदि हम बात करें रिलीफ स्ट्रक्चर की, तो जिसके अंदर उत्तर में हिमालय माउंटेन, दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्ट में थार का डेजर्ट, मिड में इंडिया का जो है मेन जो प्लेन ग्रेट प्लेन, उत्तर पूर्व के अंदर इसकी पहाड़ियाँ आती है। तो ये भारत की जलवायु को और भारत की जो है संस्कृति को, भारत की सामाजिक उसमें विविधता इसका लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अलग अलग भाग के अंदर हमें अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग प्रकार की मिट्टी, अलग प्रकार की जो फसलें देखने को मिलती है, जिसकी वजह भारत के अंदर जो है अनेक प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है। भारत के अंदर जो है अपवा तंत्र से संबंधित विभिन्नता यानी कि डाइवर्सिटी इन ड्रेनेज, यदि हम ड्रेनेज की बात करें, इसमें अपवा तंत्र की बात करें, तो भारत की जो नदियां हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। जितनी भी नदियां जो हिमालय से निकलती है वो सदावाहिनी होती है, पेरिनियल होती है, क्योंकि ये जो नदियां हैं इनमें पूरा साल जो है जल रहता है, और जिस नदी के अंदर पूरे साल जल रहता है उसको हम पेरिनियल या इसके अंदर
उसको हम सदावाहिनी नदी कहते हैं। इसके साथ साथ में दूसरे प्रकार की जो नदियाँ हैं जिसमें एक विशेष सीजन के अंदर यानी कि रेनी सीजन के अंदर ही वर्षा प्राप्त होती है, उसको हम सीजनल नदी कहते हैं। इसके साथ साथ में भारत जो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो लंबी है और सभी की सभी जो नदियाँ हैं वो सदावाहिनी है और इनका मुख्य जो है उपयोग हम इसके जलों का जो उपयोग है पीने के लिए और एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं। डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, यदि हम भारत की बात करें उसमें विविधता की बात करें तो भारत के अंदर जो विविधता है वो क्लाइमेट के अंदर डाइवर्सिटी की बात करें तो भारत के जो 4 अलग अलग कॉर्नर है उसमें अलग अलग प्रकार की जलवायु या मौसम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ पर जो है पूरे साल जो है तापमान 0 डिग्री के आसपास। यदि हम सर्दियों की बात करें तो वहाँ पर कारगिल और द्रास जैसे रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि वहाँ पर जो तापमान है मुश्किल से जो जैसे कि चेन्नई और इसके आसपास का जो एरिया है जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो टेम्परेचर 20 और 25 डिग्री के आसपास रहता है सर्दियों के महीने में। यदि हम गर्मियों की बात करें तो राजस्थान का जो बाड़मेर है वहाँ पर लगभग तापमान हमें 48 से लेकर 50 डिग्री देखने को मिलता है और हिमालय के अंदर वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर स्नो कवर्ड ये रहते हैं यानी कि बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। यदि रेनफॉल की हम बात करें तो चेरापूंजी और मोन्सीराम जैसे एरिया के अंदर जो है एक ही दिन के अंदर इतनी बारिश हो जाती है जितनी कि राजस्थान के अंदर 10 सालों के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो है क्लाइमेट यानी कि जलवायु प्रकार की विभिन्नताएं भी पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के अंदर विभिन्नता। प्राकृतिक वनस्पति की यदि हम बात करें तो भारत के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि यदि हम वेस्टर्न घाट की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो है हमें सदाबहार यानी कि एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जबकि राजस्थान के एरिया जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम प्राप्त होती है वहाँ पर हमें स्केंटी टाइप के और मतलब कांटेदार झाड़ियाँ देखने को भी मिलती है। और यदि हम हिमालय में जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग प्रकार की कॉनिकल और टेम्परेट टाइप की जो है जलवायु वनस्पति हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है क्लाइमेटिक, वेजिटेशन, ड्रेनेज, कल्चरल डाइवर्सिटी भी वहाँ पर पाई जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जो है संस्कृति बसती है। जैसे कि पंजाब की संस्कृति उड़ीसा से अलग है, उड़ीसा की संस्कृति आसाम से अलग है, आसाम की अरुणाचल प्रदेश से अलग है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, ठीक है, भौतिक, क्लाइमेटिक, भारत की मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की जो है इसके अंदर जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन भारत की इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी इसके अंदर एक यूनिटी कैसे है कि यदि हम बात करें यूनिटी की तो रेनफॉल के अंदर हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो भारत की जो क्लाइमेट है यानी कि उसकी जो जलवायु है, यदि हम उस पूरे भारत की जलवायु की बात करें तो वहाँ पर हमें मानसून यानी कि उपोष्ण मानसून टाइप की जो है जलवायु देखने को मिलती है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर यदि रेनफॉल होती है यानी बारिश होती है, वर्षा होती है तो वो सिर्फ मानसून के सीज़न में ही पॉसिबल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है और भारत में जो डाइवर्सिटी होते हुए भी इसमें क्या है हमें एक यूनिटी यानी कि एक एकता देखने को मिलती है। चाहे वो किसी भी प्रकार के हम सीज़न की बात करें, मौसम की बात करें या फेस्टिवल की बात करें, होली दिवाली की बात करें तो भारत के सभी लोग जो आपस में मिलजुल कर इन फेस्टिवल को मनाते हैं। तो ये था हमारा जो चैप्टर भारत की जो है इंडिया की विश्व के अंदर जो है लोकेशन और भारत के अंदर जो डाइवर्सिटी और उसकी यूनिटी
एक दूसरे कैसे पूर्वक हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।